हेलो दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने सुना ही होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। मतलब बहुत सारे एक्ट होते हैं जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो हम लोग बारी बारी से सभी पढ़ेंगे, पर इस वीडियो में हम लोग बस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में पढ़ेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ने से पहले आइए हम लोग थोड़ा उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक होगी लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत की बुक बहुत ही अच्छी है, मतलब उसमें सारा टॉपिक एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइए हम लोग सबसे पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 शुरू करेंगे। तो लक्ष्मीकांत बुक से ही मैंने भी पढ़ा है, तो आप भी उसी बुक से प्रेफर करिएगा तो अच्छा ही होगा। और सारी बुक्स भी सही हैं, पर सबसे बेस्ट अगर आपको बुक चाहिए तो लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिटिश जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में 1600 में आए थे, ठीक है। ट्रेडर के फॉर्म में इन लोग आए थे। तो इन लोगों को एक चार्टर ग्रांटेड था क्वीन एलिजाबेथ वन से, ठीक है। तो इन लोग डायरेक्ट इंडिया आए थे 1600 में, एट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडर। ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे इन लोग आए थे और इन लोगों को चार्टर प्रोवाइडेड था, मतलब चार्टर गारंटेड था क्वीन एलिजाबेथ वन से। तो फिर इन्होंने 1765 में इन लोगों को दीवानी प्राप्त हो गई थी। मतलब दीवानी मतलब इन लोग अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के तो सारे कारोबार को इन लोग संभालते थे, ठीक है। दिस और इसी तरह इन लोगों का कैरियर बढ़ता गया, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इन लोग अपना इसी तरह अपना फैलाव बढ़ाते गए। तो फिर उसके बाद 1858 में सिपॉय म्यूटिनी, जो कि द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो सिपॉय म्यूटिनी ये क्या होता है? ये होता है कि उस समय एक लड़ाई हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो सिपॉय म्यूटिनी है उसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो 1858 के बाद से सारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी हट गया था, और फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के हटने के बाद ब्रिटिश क्राउन का रूल होने लगा था, ठीक है। दो रूल होते हैं, एक कंपनी रूल जो 1773 से 1858 तक चला था। उसके बाद आता है क्राउन रूल। द क्राउन रूल जो था वो 1858 से 1947 तक चला था, ठीक है। तो ये आप डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेट्स आप कहीं लिख नोट कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है तो आप बस इसको उसमें हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो कंपनी का रूल कब से शुरू हुआ था? 1773। कंपनी का रूल 1773 से शुरू हुआ था और 1858 तक चला था, ठीक है। फिर 1858 में सिपॉय म्यूटिनी, जो कि जिसको कि हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसके बाद से जैसे ही वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद से 1858 से द क्राउन रूल शुरू हो जाता है, जो कि 1947 तक, मतलब जब तक कि इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती तब तक चलता है, ठीक है। तो क्राउन रूल चलता है आपका 1858 से 1947। वैसे ये मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा और आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको याद भी कर सकते हैं, और अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ही बेहतर होगा। ओके, ठीक है। तो फिर जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस होता है, मतलब 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाता है, ठीक है। पर उसके पहले ही जैसे 1858 से क्राउन रूल शुरू होता है, 1858 से क्राउन रूल शुरू होता है, उसके बाद ऐसे ही मतलब क्राउन रूल चलते रहता है, उसका लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो फिर इंडिया पहले इंडिपेंडेंस हो जाता है 1936 में, अराउंड उसी के अराउंड इसको इंडिपेंडेंस हो जाता है, और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है तो एम एन रॉय जो थे, इन्होंने बोला था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना 1946 में, ठीक है।
और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग में आ गया, मतलब उसके बाद से 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था 1946 में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कब से हो रहा था? 26 जनवरी 1950 से एकदम फुल्ली इसको फॉलो किए जाने लगा। ओके, फुल्ली फॉलो किया जाने लगा। और अगर आपसे पूछा जाए कब से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया था 26 नवंबर को ही बन गया था। और उसी दिन से कुछ कुछ हमारे लॉज फॉलो हो रहे थे, पर पूरे लॉज फॉलो नहीं किए जा रहे थे, मतलब जितने भी आर्टिकल्स थे वो सारे फॉलो नहीं किए जा रहे थे। और फुल्ली एकदम प्रिपेयर हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो आइए हम लोग अपना रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अब जानते हैं, 1773। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी का उस समय रूल चल रहा था 1773 में, उन लोग 1600 में ब्रिटिश आए थे। ओके, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये तीन पर्पज से आया, तीन पर्पज इसका था, ठीक है। तो ये तो पहली बात, तो पहला जो था, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ओके, तो आप वैसे देखिए ये वीडियो तो इंग्लिश में ही है, पर मैं हिंदी में भी आपको समझा रहा हूँ, तो फिर आपको ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो जहाँ जहाँ इजी इंग्लिश होगा तो उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिर देखिए ये पहला स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लिया था कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ से ये पूरा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था जो कंपनी का, वो पूरा संभालने लगा। और इसका जो तीसरा फंक्शन मेन मोटिव था, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। ये तीनों के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या है, ये अब इसके हम लोग फीचर जान लेते हैं। तो ये जो उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उसका पोस्ट हटाकर इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, ठीक है। तो इस एक्ट का जो पहला फीचर है वो है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उसका पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे अब, उसके लिए इन्होंने चार मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जो कि उसको असिस्ट करेगा, मतलब जो उसको बताएगा तुम ऐसे ऐसे काम करो। तो फिर असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया। किसके लिए बनाया था? ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए बनाया था, ठीक है। तो पहले जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि पहले हमारे कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। एट उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट आता है, तो फिर जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और मद्रास, इनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है। अब मतलब कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसके नीचे अब मतलब ये सब काम करेंगे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसीज के, ठीक है। उसका तीसरा आता है कि अब कलकत्ता में जो था वो सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ये तो बहुत इजी है। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 comprising 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। ओके, सो यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, आइए तो फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो उस कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी सर्वेंट काम करते हैं, वो किसी और अदर प्राइवेट ट्रेड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब वो किसी अदर जगह काम नहीं कर सकते थे। और वो किसी अदर जगह, अब वो ब्राइब मतलब ये होता है कि रिश्वत भी नहीं ले सकते थे किसी और से, न ही किसी कहीं और काम कर सकते थे। मतलब जो भी वहाँ के लोग थे, निवासी थे, उससे कोई भी रिश्वत नहीं लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने लोग काम करते थे,
ठीक है, तो आइए अब फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि और इसी तरह जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाता गया बाय ब्रिटिश। तो देखिए, इट एक्सटेंडेड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि गवर्निंग बॉडी थे कंपनी के, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो यहाँ से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो वो इन पावर था वो बढ़ता गया, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन लोग जो थे जो कंपनी में रेवेन्यू मैटर होता था, सिविल या फिर मिलिट्री अफेयर्स इंडिया में, वो सब सारा संभालते थे। ठीक है, तो फिर ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फिर इसी के बाद आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को ही ठीक करने के लिए था। तो अमेंडिंग, जैसा कि आप समझ सकते हैं, अमेंडिंग का मतलब ये होता है मतलब कि सुधार करना, किसी चीज में सुधार लाना, तो उसको कहते हैं अमेंडिंग। ठीक है, अमेंड किया मतलब जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 था वो क्या करता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को अमेंड करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नए सुधार लाएगा। तो आइए देखते हैं उसमें नया क्या सुधार लाएगा। तो जो गवर्नर जनरल और काउंसिल थे उन लोगों को, it exempted the governor general and council from the jurisdiction of the supreme court for the acts that done by them in their official capacity। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल थे और जो काउंसिल थे वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर काम करते, मतलब सुप्रीम कोर्ट उन पे कोई एक्शन नहीं लेता था। ठीक है, गवर्नर जनरल पे और उनके जो काउंसिल थे उस पे वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते नहीं थे, उन लोग अपने से ही काम करते थे। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई एक्शन नहीं लेता था। सिमिलरली जो इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शन। तो जो वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सर्वेंट्स काम करते थे, अगर वो कोई भी ऑफिशियल एक्शन लेते थे तो वो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था। और जो रेवेन्यू, इसका दूसरा पॉइंट है, जो रेवेन्यू मैटर है और जितने भी रेवेन्यू मैटर के केसेस एराइज होते थे वो भी सारा अगर इस कंपनी से रिलेटेड होता था तो वो भी सारा इस सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर आता था। ओके, तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि मतलब जैसे कि जो हिंदूज थे उन लोगों को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए, और जितने भी मुस्लिम्स थे उन लोगों को मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए। तो ये एक अच्छी बात थी कि मतलब हिंदूज को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए और मुस्लिम्स को मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए, क्योंकि रिलीजन इज डिफरेंट, सो लॉ शुड बी ऑल्सो डिफरेंट ना। तो इसीलिए ये तो एक अच्छी बात है। और चौथा पॉइंट ये कहता है कि इट लेट डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट शुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो उस समय जितने भी मतलब केसेस आते थे तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो गवर्नर जनरल थे उस समय, उनको उसको दिया जाता था, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे। ओके, जितने भी प्रोविंशियल कोर्ट से अपील आते थे वो सारे गवर्नर जनरल के पास जाते थे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे। ठीक है, इट empowered द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन एंड प्रोविंशियल कोड फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। तो ये एम्पावर करता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कि वो रेगुलेशन फ्रेम करें किसके लिए, प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल्स के लिए। ठीक है, तो इससे मतलब जो गवर्नर जनरल थे उनको बहुत ज़्यादा ही पावर दे दिया जाता है, मतलब उनके पास सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा पावर थी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद करने के लिए, जैसे पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना, 1774 एट कैलकाटा में बना था, उनके पास ज़्यादा पावर था। ठीक है, उनके पास पावर तो थी पर गवर्नर जनरल जो थे उससे ज़्यादा पावर नहीं थी। ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो ये दोनों अभी कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। उसके बाद बहुत सारे एक्ट हैं, इसी तरह हम लोग सारा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर दिस